आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। तो इससे पहले अगर आपने 36 लेक्चर नहीं देखे हैं, बहुत ही बेस्ट लेक्चर हैं जिसमें अब तक मैं आपको वायसराय और गवर्नर जनरल जो है वो पढ़ा चुका हूँ। अब आगे जो है एक तरीके से गांधीवादी फेज शुरू होता है और 1857 रिवोल्ट शुरू होती है। ये कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत ही बेस्ट है, स्टोरी वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं बिल्कुल। और 90 to 95% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। आप एक बार रिव्यू ले सकते हैं प्लेलिस्ट में। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आपकी हमेशा अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब पर। देखिए, द मेन कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। सबसे पहले मैं रिवोल्ट के बारे में बता देता हूँ आपको। तो मैं आपको ना कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 बता देता हूँ, ठीक है। फिर फेलियर के कारण भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉजेज़ में आप देखिए पॉलिटिकल रीज़न क्या थे। पॉलिटिकल रीज़न में देखिए, नाना साहिब वाज रिफ्यूज्ड पेंशन एज ही वाज द एडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है। ये जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, जो कि एक तरह से जब पेशवाओं का मराठा, जब मैंने आपको साम्राज्य पढ़ाया था उसमें मराठाओं के बाद पेशवा आए। अब पेशवा जब आए थे तो लास्ट जो पेशवा था ये वीक पेशवा था, पेशवा बाजीराव। ये अंग्रेज़ों की जो है वो पेंशन पर जीने लगा। आगे इसका जो अडोप्टेड सन था उसको पेंशन देने से मना कर दिया था, तो वो फिर 1857 की क्रांति में शामिल हुआ। उसके बाद देखिए अवध को 1857 में एनिक्स कर दिया गया था। तो मैं बताता हूँ ये क्या हुआ था। ड्यू टू द मॉल एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यू टू द चार्जेस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हुआ क्या था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। उनके ऑर्डर के द्वारा ये जो था वो कर दिया गया था। 7 फरवरी 1856 में इसको कर दिया गया था। जो अवध का वो था, क्या नाम, नवाब था लास्ट, नवाब वाजिद अली, ठीक है। उसको 12 लाख की पेंशन पर दे दिया गया था सालाना, ठीक है। और जो सबसे बुरी हालत हुई थी उस टाइम पे सेना की हुई थी, ठीक है। अब सेना की जो एनेक्सेशन से पहले थी सिचुएशन अच्छी थी, एनेक्सेशन के बाद मतलब उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में ये अवध को मिला लिया गया था। और ये किस पॉलिसी के अंडर किया गया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंडर किया गया था, ठीक है। और इस पॉलिसी का मैंने आपको बताया था, आगे कोई उत्तराधिकारी ना होने की वजह से सीधा वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें अल्टीमेटली उसका विलय हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अवध को भी 1856 में जो है एनिक्स कर दिया गया था। इससे जो ब्रिटिशर्स की जो वो थी सेना थी जिसमें मैक्सिमम इंडिया थे, उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होने लगा एनिक्सेशन के बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है 1857 की क्रांति का, ठीक है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक रीज़न क्या थे। हैवी टैक्सेशन, फोर्सिबली एविक्शंस, ठीक है, बेदखल करना उनको, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये सारे रीज़न थे ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट डेट हिट्स पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, जिन्होंने शिल्पकारों को और जो किसान हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करा, बहुत ही ज़्यादा लगान उनसे वसूले गए। तो ये सारे रीज़न थे। पॉलिटिकल मैंने आपको बता ही दिया। मिलिट्री रीज़न देखिए, डिस्क्रिमिनेशन विद द इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। और अवध के भी जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके भी एनेक्सेशन के बाद काफ़ी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ठीक है। ये कुछ रीज़न थे। उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे देखिए कोजिस जो हैं 1857 के रिवोल्ट के जो फेलियर के रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। डिसयूनिटी ऑफ इंडियंस एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक तो संगठन बहुत वीक था, जहाँ से भी जो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, वो अच्छा संगठन नहीं था, ठीक है। आपस में एक तरीके की कोऑर्डिनेशन नहीं थी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सिपोएस, पीजेंट्स, जमींदार एंड अदर क्लासेस, ठीक है। तो ये दो सबसे बड़े जो थे रीज़न रहे, ठीक है, जब 1857 की जो क्रांति है वो सक्सेसफुल ना कर पाई। लेकिन यद्यपि ये 1857 की क्रांति सक्सेसफुल ना हो पाई, लेकिन इसने एक क्रांतिकारी जो नीति है, लोगों में जो एक अपने आप को ब्रिटिशर्स से, उनकी साल्वेशन से, उनकी दास्ता से मुक्ति करवाने की जो एक उनके अंदर भबक उठ पैदा हो गई, ठीक है। सेना में जो भी आर्मी है, जो भी ब्रिटिशर्स के अंडर जो इंडियन सेना काम करती थी, ठीक है, उन सब में हो गई कि हम क्यों इनके लिए काम करें, ब्रिटिशर के लिए, जिन्होंने हमारे भारत पर कब्जा किया हुआ है, हमें खुद ही गुलाम बना के, ठीक है, हम इनके अंडर नौकरी कर रहे हैं। तो ये क्रांतिकारी सोच जब पैदा हो जाती है ना, ठीक है, तो वो ही बहुत बड़ी चीज़ होती है देश को आज़ाद करवाने में। तो जब हम आगे गांधीवादी पीरियड पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आप पूरी वो स्टोरी जब आप देखेंगे ना, तो उसमें आप एक चीज़
ज़रूर नोटिस करेंगे कि देश को वास्तविकता में अगर आज़ादी मिली है तो इन क्रांतिकारी जो नेता लोग हैं, ठीक है, जिसमें आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, आपके चंद्रशेखर आज़ाद हो गए और भगत सिंह हो गए, ठीक है, जो शूली पर चढ़ गए थे और अपने प्राणों की, ठीक है, उन्होंने आहुति देकर देश के लिए जो है वो इतना बड़ा कार्य किया और देश के लिए मर मिटे, ठीक है। तो ऐसे महान जो युवा हैं, ठीक है, तो उनको बहुत जो है वो एक तरीके से हम शत शत नमन करते हैं, जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। यद्यपि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उनका जो एक मेन मकसद था कि हम अपनी जो क्रांतिकारी सोच है वो लोगों के अंदर डाल दें। हालांकि जो क्रांतिकारी सोच है उनका मेन मकसद ये नहीं होता कि लोगों में जो है वो एक डर पैदा करना, आतंक पैदा करना, नहीं, उनका ये उद्देश्य नहीं होता। वो क्रांतिकारी इन द सेंस कि देश को आज़ाद करवाने के लिए वो हथियार भी डाल सकते हैं, ठीक है, हथियार भी वो ले सकते हैं, हथियारों का सहारा भी वो ले सकते हैं, वो मार पिटाई भी कर सकते हैं देश को आज़ाद करवाने के लिए, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं होता। इसकी दूसरी तरफ अगर हम आतंकवादी को लें तो उनका मेन उद्देश्य यही रहता है कि लोगों में आतंक पैदा करना। जबकि क्रांतिकारी डिफरेंट होते हैं, दोनों की बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनका जो एक वो होता है ना करने का तरीका, जैसे हथियारों के साथ, वो शस्त्रों के साथ लड़ाइयाँ करके वो ये सारी चीज़ें जो है वो देश की आज़ादी पाना चाहते थे, ठीक है, कि हम जो है वो ऐसे चुपचाप आंदोलन करके प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जो है वो आज़ादी हमें नहीं मिल सकती, हमें हथियार उठाने होंगे, हमें खुद जो है वो इसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। इसी वजह से फिर जब लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी तो तब वो किसके कहने पे हुई थी? स्कॉट के कहने पे जॉन सैंडर्स ने करवाई थी, तो भगत सिंह ने उनको जो है वो मार दिया था, ठीक है, उनका मर्डर कर दिया था। इसी तरह से वहाँ पे जो है वो भगत सिंह ने जब ये पार्लियामेंट में एक सेशन चल रहा था, बिल पास करना था, फूड सिक्योरिटी को लेकर के बिल था, उस टाइम पे एक्चुअली वो मेन जो उनका पर्पस था वो क्रांतिकारियों की दमन नीति को जो है वो थोड़ा सा ख़त्म करना था, क्रांतिकारियों की सोच को ख़त्म करना था। तो उन्होंने एक क्रांतिकारी सोच को जगाने के लिए कि एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनेगी, अगर मैं उस पार्लियामेंट में जाकर जहाँ पे ये बिल पास होना था, अगर मैं एक बम गिरा दूँ, लेकिन जहाँ पे उन्होंने वो बम गिराया था वो जगह जो थी वो खाली कुर्सियों पे पड़ी हुई थी, यानी कि उनका मकसद लोगों को हानि पहुँचाना नहीं था, उनका मकसद था कि हमारे देश में कुछ क्रांतिकारी लोग ऐसे हैं जो देश को आज़ादी दिलवाना चाहते हैं और देश के लिए वो खड़े हैं और देश के लिए मर मिटेंगे। तो उसी क्रांतिकारी सोच ने आगे फिर लोगों तक न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बात पहुंची, क्योंकि उनके पास फंडिंग की बहुत कमी थी। ये जितनी भी संस्थाएं हैं ना, इनका मेन जो ये क्रांतिकारी लोग थे, इनके पास एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में बनाने के लिए इनको मनी की बहुत ज़रूरत थी अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो वो चीज़ मतलब करने के लिए उन्होंने वो सब चीज़ रची, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आगे हम देख लेते हैं 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें देखिए नरमपंथी और उदारवादी चरण था, वो 1885 से 1905 था। और उसके बाद देखिए गर्मपंथी और उग्रवादी चरण जो था 1905 से 1917 के बीच में हम देखेंगे। और फिर गांधीवादी पीरियड आता है, जब ये गांधी जी हैं वो अपना साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं अपनी वकालत की पढ़ाई करके, और फिर यहाँ पे भारत में आके तरह तरह के आंदोलन वो चलाते हैं, ऐसा आंदोलन, स्वीन्यावज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। और महात्मा गांधी जी ने, आप देखिए मतलब जब देश में क्रांतिकारी चिंगारी लग चुकी थी, मतलब ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा डर गए थे, और जब वो चोरी चोरा की घटना हुई थी जिसमें वो एक पुलिस स्टेशन में जो थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो जलकर आ गए थे, तो ब्रिटिशर बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। और तब ये महात्मा गांधी जी अड़ गए थे और उन्होंने कहा था कि तुरंत इस आंदोलन को वापस लो, ठीक है। और उस टाइम पे नेताजी ने बोला था कि अभी तो वही राइट टाइम है, अब थोड़े आंदोलन हमें वापस लेना चाहिए, पर महात्मा गांधी अड़े रहे और ब्रिटिशर की उस टाइम पे डर गए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें थी, अब वो करते थे, ठीक है। कांग्रेस में उस टाइम पे क्या था, वही प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी बातें पहुंचानी, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ जो थे वो दूसरे तरीक़ों से मानने वाले थे, ठीक है। वो बोलते हैं ना, लातों के भूत भातों से नहीं मानते, तो वही वाली बात थी यहाँ पर। आगे देखिए, जब अंग्रेज़ों का शासन व अत्याचार भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तब 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली जो बंदूक है जिसको हम ब्राउन बेस के नाम से जानते हैं, वो बंद करके, ठीक है,
जो पुरानी बंदूक है ना लोहे वाली ब्राउन बेस, तो उसकी जगह एक नई बंदूक रॉयल एनफील्ड लेकर के आए, जिसमें क्या था, गाय से बनी जो चर्बी थी, गाय की से बनी चर्बी से बने कारतूसों का यूज़ होता था। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भारत देश में क्रांति की चिंगारी यहीं से लगी थी। ठीक है, इस महान विद्रोह की जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, और इस विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल था। तो दिल्ली में विद्रोह हुआ था। ठीक है, और उसका जो नेतृत्व है वो कहाँ कर रहे थे, मतलब अलग अलग जगह पे देश में विद्रोह हो रहे थे, लेकिन उनके अलग अलग जगह पे विद्रोह करने के साथ साथ उनका कोई नेता तो होगा, एक अच्छा नेतृत्व भी तो होना चाहिए। तो नेता कौन था उस टाइम पे? दिल्ली में जब विद्रोह हुआ तो दिल्ली में था बहादुर शाह जफर, कानपुर में था तात्या टोपे, रामचंद्र और पांडुरंग भी था। उसके बाद देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह था, और बरेली में आपका खान बहादुर खां था। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इनको आप ज़रूर अच्छे से करिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 1857 की क्रांति के कुछ सकारात्मक परिणाम। भारतीयों के पक्ष में आत्मबल की वृद्धि हुई। यद्यपि 1857 की क्रांति असफल रही, परंतु इस क्रांति ने भारतीयों में के आत्मबल में वृद्धि कर दी व उनकी सोई हुई चेतना को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत किया। नेक्स्ट देखिए राजनीतिक जागृति। भारतीयों को ऐसा महसूस हुआ कि जोर लगाने पर सब शासन की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, यानी कि अगर वो अपने लक्ष्य में अड़िग रहे, ठीक है, अगर वो अगर वो अपने एफर्ट लगाएं पूरी तरीके से और इन ब्रिटिशर्स की जो है वो खाट खड़ी कर सकते हैं, तो उनको ये चीज़ समझ आ गई थी। तो राजनीतिक जागृति भी एक तरीके से हो चुकी थी पैदा। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। ये तो सकारात्मक प्रभाव था, पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। कैसे? सत्ता का हस्तांतरण हुआ, मतलब क्रांति के बाद भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई थी। ठीक है, और इसके लिए भारतीय शासन अधिनियम 1858 जो है वो पारित हुआ। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी में खुद अंदर जो है वो इंटरनल स्ट्रगल चल रहे थे। अब वो जब ब्रिटिशर्स के अंडर आएगी तो ब्रिटिशर जो है वो अब सारी एक्टिविटीज़ जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था, वो मेन उनका मकसद व्यापार तक ही जो था वो सीमित था ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन जब सरकार उसको अपने अंडर में लेती है तो सरकार क्या करती है, सारी चीज़ों को खुद ही कोऑर्डिनेट करती है। तो ये एक दिक्कत वाली बात जो है वो पैदा हो सकती थी इंडियंस के लिए। तो इसके लिए जो था वो भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। तो सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। ऐसा करने से कंपनी द्वारा शासन व्यवस्था के लिए एक संगठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स तथा द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विघटन हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करके रखती थी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है जिसमें 24 सदस्यीय टीम थी जो कि इन अफेयर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के वो कंट्रोल करके रखती थी। तो उसके रूप में क्या हुआ, इसके स्थान पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया के रूप में नए पद का जो है वो सृजन किया गया। अब भारत का जो गवर्नर जनरल है वो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बन गया और इसे वायसराय जो है वो कहा जाने लगा। ये पढ़ा चुका हूँ मैं सारा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना व सैन्य सामग्रियों पर मोनोपोली कर ली थी। ठीक है, जिससे भविष्य में भारतीयों की तरफ से कोई खतरा जो है वो उत्पन्न ना हो। मतलब इन्होंने क्या करा, कंट्रोल लगाम लगा दी उन पर। ठीक है, उनको एक तरीके से लिमिट कर दिया गया। ठीक है, यह भी निश्चय किया गया कि किसी भी भारतीय को उच्च सैनिक पद प्रदान नहीं किया जाएगा, उनको हायर डेजिग्नेशन तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा जो है वो परफॉर्म कर लें। ठीक है, कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दें, पर उसके बावजूद भी उन्हें एक हाई लेवल की जो रैंक है सेना में वो प्रदान नहीं की जाएगी, टाइटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए देशी राजाओं की जो थी वो मित्रता। तो देशी राजाओं के साथ विरोध की नीति अपनाने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, इसके लिए उन्होंने मित्रता कर ली। अब ये देशी रियासत क्या थी, देशी राजा थे, उनके साथ इन्होंने मित्रता कर ली। ठीक है, उससे होता क्या, क्योंकि अगर ये इनके अगेंस्ट हो जाते तो फिर वो ब्रिटिशर के लिए अच्छी बात नहीं थी।
ठीक है, तो उनको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। तो फिर ये देशी राजा मतलब अपने अंदर ही के जो कुछ राजा हैं जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, उन्होंने इनके साथ मित्रता कर ली। ठीक है, मतलब अपने ही कुछ इंडिया के जो लोग हैं वो इनके साथ एक तरीके से इनके मित्र बन गए। ठीक है, 1857 की रिवोल्ट के दौरान तक इन्होंने 1857 की क्रांति में फिर अंग्रेज़ों का साथ दिया, इंडियंस को उसका सपोर्ट मिला नहीं था। तो उसके बाद देखिए वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में वृद्धि। तो वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में वृद्धि का मतलब ये हो गया ताकि भारतीय अपनी संस्कृति को भूल जाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेस्टर्निज्म उस टाइम पे आ गया था, भारतीयों का चरित्र बल भी एक तरीके से समाप्त हो गया था। तो ये कुछ हैं 1857 की जो रिवोल्ट है, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि कारण क्या थे इस रिवोल्ट के, फेलियर के रीज़न क्या थे, क्या क्या उसके सकारात्मक प्रभाव पड़े और क्या क्या उसके नकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है, और कहाँ से कौन लोग जो हैं वो 1857 की रिवोल्ट का नेतृत्व कर रहे थे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। धन्यवाद। और ये PDF चाहिए तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। धन्यवाद।